नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम बात करेंगे सितंबर का जो महीना है, आप इसको किस प्रकार से प्लान कर सकते हो, कौन-कौन से चेंजेज़ आपके कार्य क्षेत्र में या आपको आर्थिक रूप से आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो तुला लगन अगर आपका है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तुला लगन का आप अपना ये लगन के हिसाब से चार्ट अभी इस प्रकार से देख पाएँगे और सितंबर का कुछ गोचर इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा आपके चार्ट में। तो सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इस प्लेसमेंट के आधार पर हम विचार करेंगे कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट यहाँ मिल सकते हैं। तो गोचर में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में रहने वाले हैं, उसके बाद ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 4 सितंबर से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर 18 सितंबर तक कन्या राशि में होगा, उसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर मिथुन राशि में होगा, गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही शनि कुंभ राशि में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को आपको सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जहां पर राहु ऑलरेडी मीन राशि में जो गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु भी कन्या राशि में ही अभी गोचर करने वाले हैं। तो तुला लगन के हिसाब से अब इसका जो इफेक्ट है आपको कैसा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम यहाँ लग्नेश की ही बात करते हैं। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं, शुक्र आपके 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब शुक्र जो कि आपके लगन के स्वामी हैं, शुक्र का गोचर कन्या राशि में रहेगा। कन्या राशि में इनका जो गोचर है लगभग 18 सितंबर तक है। 18 सितंबर तक की स्थितियों में यहाँ पर आपको आध्यात्मिक जीवन जीने की तरफ ये शुक्र की स्थिति आकर्षित कर सकती है। आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ साथ कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा हाई इंट्यूशन फील हो सकता है अगर आप किसी भी प्रकार का ऐसा एक्टिविटी करते हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा भोग विलास की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप धन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक समस्या भी बन सकती है। अब यहाँ शुक्र केतु के साथ रहेंगे। शुक्र केतु के साथ रहने की वजह से आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप कोई बड़ा गलत फैसला कर सकते हैं अपने लिए। तो आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने डेली रूटीन या डेली लाइफ के लिए और अपने खुद के लिए कोई भी ऐसा गलत फैसला ना लें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। यहाँ शुक्र अब आपके 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। 8वें भाव के स्वामी होकर जब शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 8वें भाव को भी वो कनेक्ट कर रहे हैं 12वें से। ऐसे कंडीशन में जब भी केतु के साथ शुक्र होंगे तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा भय उत्पन्न होगा, कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी भी आपको महसूस होगी। ये स्थिति में आप अगर विदेश यात्रा करना चाहें या विदेश में सेटल होना चाहें तो स्थिति काफ़ी अच्छी है। आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है किसी भी अपने खुद के पर्सनल चीज़ के लिए या किसी भी अन्य काम के लिए या किसी लग्जरी वस्तु के लिए। तो यहाँ पे शुक्र की स्थिति उतनी बेटर नहीं कही जा सकती और यहाँ शुक्र नीच की स्थिति में भी है। अब उसके बाद ये आपके लगन में आएंगे 18 सितंबर के बाद। 18 सितंबर के बाद जैसे ही शुक्र का लगन में आना होगा, इस समय आपका कोई नया रिलेशनशिप या आपका कोई ना कोई अफेयर भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपका शुक्र अट्रैक्शन बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। अब शुक्र यहाँ से फिर आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 7वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं आपको आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी शुक्र के द्वारा। इसके अलावा अगर आप एक स्त्री हैं, स्त्री का चार्ट है, तो निश्चित रूप से आपको भोग विलास या फिर लग्जरी वस्तुओं की तरफ थोड़ा आकर्षण बढ़ेगा और आप अपनी ओवरऑल जो बॉडी है या आपका जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। शुक्र फिर आपके 7वें भाव को जब एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपकी मैरिड लाइफ को बेहतर करेंगे और आप दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। इस समय अगर आप शुक्र से संबंधित किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो यहाँ शुक्र का मेनली जो तुला राशि का गोचर होगा वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल जो कि दूसरे भाव और आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होकर आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 9वें भाव में गोचर की वजह से यहाँ पर आपको आपके पारिवारिक मामलों में थोड़ी भाग्य से उम्मीद कर लेनी चाहिए। आपको भाग्य से मदद मिल सकती है। परिवार के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या जीवन साथी के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें आप प्लान कर सकते हैं। आप अभी अगर हायर एजुकेशन से जुड़े हैं या हायर एजुकेशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप एक बेटर स्थिति देखेंगे अपने लिए। यहाँ मंगल का स्थित होना आपको आपके बिजनेस पर्पज के लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा दे सकता है। मंगल यहाँ पर आपको 12वें भाव से भी कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मंगल का जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके 12वें भाव पे है। ऐसी कंडीशन में
आपको आपके किसी भी ऐसे काम के लिए कोई खर्चा करना पड़ सकता है जहाँ पर आपकी स्टडी वगैरह है, आपकी कोई लर्निंग से रिलेटेड काम है, आध्यात्म या कोई ऐसा काम है आपका, अन्य कोई धार्मिक कार्य है जिसके लिए आप या तो दान दक्षिणा करेंगे या आप कोई बड़ा खर्चा कर सकते हैं। मंगल का यहाँ आना वास्तव में आपको आपके जीवन साथी से बेहतरीन सपोर्ट दिलाएगा। आपको अदर जो कल्चर हैं, अदर जो संस्कृति हैं या जो अदर रिलीजन है उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकता है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत धन और संपत्ति के मामले में भाग्य से उम्मीद करनी चाहिए। मंगल यहाँ पर फिर आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो ये इनका मित्र का घर है, यानी गुरु का घर है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा साहस देंगे, करेज देंगे, जिससे आप किसी भी काम को आसानी से कर सकें। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। कभी कभी ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस भी दे देता है, तो इस वजह से आपको कोई भी बहुत बड़ा रिस्क वाला काम नहीं करना। मंगल का यहाँ दृष्टि है तो भाई बहनों के साथ अच्छी तारतम्यता देखने को मिलेगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकेंगे, आप अपनी क्षमताओं को जान सकेंगे और अपनी क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव भी कर सकेंगे। ऐसा मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनाएगा, हर काम के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क बनाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेगा किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके या ज्ञान प्राप्ति को लेके। इसके अलावा ऐसा मंगल आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल बहुत ज़्यादा दे सकता है। अब उसके बाद मंगल आपके फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर आपको धन संपत्ति के मामले में मंगल सहायता कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होने के भी चांसेस बनेंगे आप लोगों के। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं गुरु के गोचर को। गुरु जो कि आपके तीसरे भाव और आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं, अभी 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव का गुरु आपको कुछ नए इनकम सोर्स खोजने में मदद करेगा। आप अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या धार्मिक कार्यों से रिलेटेड या धार्मिक एक्टिविटीज़ से संबंधित कोई ऐसा काम करना चाहते हैं या इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप अपने जीवन में कुछ गेन प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा गुरु आपको मदद करेगा, रिसर्च में मदद करेगा और आपको आपके जो इनकम सोर्सेज हैं उनको बढ़ाने में गुरु मदद करेगा। तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ये गुरु आपके लिए फेवरेबल होगा, आपको आपके ससुराल पक्ष से लाभ करवाएगा और जीवन साथी की तरफ से भी आपको लाभ करवाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि जो गुरु हैं वो विपरीत राजयोग जैसे स्थिति भी बना रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आप कोई रिसर्च करने वाले हैं, कोई बहुत डीप स्टडी करने वाले हैं, तो गुरु आपका साथ देंगे यहाँ पर। अब गुरु क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी होकर यहाँ हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे अगर आप रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं। यहाँ से गुरु जो है अब आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 12वें भाव को जब इस प्रकार से गुरु एस्पेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विदेश से सहायता दिला सकते हैं और आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है या जो आपका किसी भी प्रकार का आपको ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपके काम ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है किसी भी पर्टिकुलर स्टडी में या किसी न किसी काम में। यहाँ बृहस्पति का फिर दृष्टि रहेगा आपके सेकंड हाउस पर, तो सेकंड हाउस को ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे यहाँ पर। ऐसी कंडीशन में आपको आपके परिवार के साथ बेहतरीन तारतम्यता देखने को मिलेगी। आपके स्पेशली फैमिली के लिए जो आपके खर्चे होने वाले हैं, आपके धन और संपत्ति को लेके जो स्थिति है आपकी फैमिली की, उनको लेके आपको कोई नया विचार ऐसा गुरु दे सकता है। इसके साथ साथ गुरु आपके फोर्थ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से और यहाँ क्योंकि मंगल का भी दृष्टि है, इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा हलचल होने की संभावना है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं या परिवार के साथ आप बहुत ही लंबे कन्वर्सेशन में हैं, किसी न किसी प्रकार से आप अपने परिवार से यहाँ स्ट्रांगली जुड़े रहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, शनि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड हैं। फिलहाल शनि फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस का शनि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि अभी ये वक्री हैं। वक्री होने की वजह से आपको अपने घर परिवार के कार्यों, अपनी संतान से रिलेटेड कार्यों, आपकी लव लाइफ या आपके अन्य किसी भी क्रिएटिव मामले में शनि आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ शनि के वक्री होने से आपके कामों में व्यवधान नहीं होगा, आपको आर्थिक मामलों में व्यवधान नहीं होगा, आपको कहीं पैसा रुका हुआ है तो वो मिलेगा, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ से आपको फायदा होगा। शनि का यहाँ स्थिति होना वास्तव में शनि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा सीरियस करेगा। किसी भी डिसीजन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा लंबा सोचने का मौका मिल सकता है और खुद को आप कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी पाएंगे बीच बीच में। ऐसा शनि आपके बिजनेस के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति देता है स्टार्टिंग में, लेकिन आपका बिजनेस लेटर टाइम में बाद में ग्रो करता है। तो यहाँ वक्री शनि होने की वजह से आपको बिजनेस में कोई विशेष यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तक जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी या आपका कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा था, जीवन साथी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब थी, उन मामलों में अब आपको शनि सपोर्ट करने वाले हैं।
शनि का दृष्टि है आपके 11वें भाव पर, जहां पर वो आपको आपके गेन से संबंधित या आपको जो आपके नेटवर्क से संबंधित है काम, उनमें सहायता करेंगे। इसके साथ साथ आपके नेटवर्क को वो बड़ा करने में आपकी मदद करेंगे और नेटवर्क के साथ आप बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड रहें, इसमें आपकी शनि सहायता करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर शनि का एस्पेक्ट है आपके दूसरे भाव पर। दूसरे भाव पर शनि का एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा शनि आपको आपकी धन और संपत्ति और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा आपको अलर्ट रखता है और अपने धन और संपत्ति को सही तरीके से यूज़ करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अब बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध जो कि आपके 9th लॉर्ड और आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं। बुध आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। लाभ स्थान में इनका गोचर 4 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो ये धन संपत्ति के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। सामने यहाँ पर शनि है, तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सीरियस रहेंगे क्योंकि शनि का दृष्टि भी है और सूर्य और बुध दोनों यहाँ साथ रहने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि सूर्य 16 सितंबर तक यहाँ है और बुध 4 सितंबर से लगभग 16 सितंबर तक सूर्य के साथ रहेंगे, तो ये स्थिति में लगभग आपको कम से कम जो 10 दिन की कम से कम जो स्थिति है यहाँ पर, यानी 10 दिन से ज़्यादा ही आपको यहाँ सूर्य और बुध का युति देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप अपने नेटवर्क को विस्तार दे सकते हैं। आप अपना कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं। अब यहाँ जो बुध का दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पे रहेगा। 5th हाउस पे बुध का दृष्टि होने की वजह से आपको किसी भी विषय को अच्छे से एनालाइज करना, अच्छे से डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। लेकिन शनि यहाँ है तो आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे, कोई भी डिसीजन आपका गलत ना हो, इसके लिए आप पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ संतान के साथ भी आपका कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है, लेकिन आप थोड़े मनी माइंडेड रहेंगे। उसके बाद बुध जाएंगे आपके 12वें भाव में, जहां वो अपने मूल त्रिकोण राशि कन्या में स्थित होंगे। 23 सितंबर से इनका ये परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको हालांकि कुछ खर्चे करवा सकता है यहाँ पर, लेकिन आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप कोई ऐसे फील्ड में जहाँ पर कोई आर्टिकल राइटिंग या इस प्रकार का कोई और काम करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी करना पड़ता हो, कुछ एनालिसिस करना पड़ता हो या कुछ बहुत ही डीप आपको रिसर्च करना पड़ता हो, ऐसे मामलों में बुध यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। तो बुध के बारे में अगर देखा जाए तो बुध आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ देंगे और आपकी समझ को और ज़्यादा विकसित करने का काम करेंगे। उसके बाद चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा आपके इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको लाभ स्थान में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर चंद्रमा है वो शनि के एस्पेक्ट में रहेंगे, लेकिन यहाँ सूर्य के साथ है चंद्रमा, तो निश्चित रूप से ही तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि आपके 10th लॉर्ड है और चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे। ऐसे में आप अपनी धन संपत्ति और अपने लाभ के लिए थोड़े से सीरियस रहेंगे और आप बेटर तरीके से अपने प्लानिंग्स कर सकेंगे। चंद्रमा उसके बाद आपके 12वें भाव में स्थित होंगे। 12वें भाव में इनकी स्थिति आपको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से थोड़ा परेशान कर सकती है। कोई ना कोई आपको डिसीजन लेना हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं, कोई मंत्र जाप वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे में क्योंकि इनका युति केतु के साथ होगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। चंद्रमा का यहाँ होना आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपको ज़्यादा चिंता देगा। जॉब या करियर को लेकर थोड़ी सी चिंता यहाँ रहेगी आप लोगों को। उसके बाद चंद्रमा आएंगे आपके लगन में। लगन में चंद्रमा की स्थिति ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ पर चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाएंगे और आपको आपके करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग बनाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी आपको बनाएंगे। तो चंद्रमा का यहाँ आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति रहने वाली है। उसके बाद हम सूर्य की स्थिति को देख लेते हैं। सूर्य जो कि आपके 11वें घर के स्वामी बनते हैं, सूर्य अभी अपने ही घर में गोचर करेंगे। 16 सितंबर तक इनका ये गोचर रहेगा। 16 सितंबर तक की स्थितियों में आपका बहुत बड़ा एक अच्छा नेटवर्क हो सकता है। आपको पिता से मदद मिल सकती है। आपके नेटवर्क में जो भी प्रभावशाली लोग हैं या जो वीआईपी लोग हैं उनसे आपको मदद मिल सकती है। सूर्य की इस स्थिति की वजह से अक्सर आप एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कन्वर्सेशन में रह सकते हैं और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। सूर्य यहाँ निश्चित रूप से आपको कुछ अन्य जो इनकम सोर्सेज हैं उनको खोजने में मदद करेंगे और आपको आपके धन और आर्थिक मामलों में अच्छी समझ आप में डेवलप करेंगे।
इसके अलावा ऐसा जो सूर्य है वो थोड़ा आपको लीडरशिप की तरफ भी लेकर जाएगा, आप अपने ग्रुप को लीड कर सकते हैं। सूर्य की उसके बाद स्थिति बनेगी आपके 12वें भाव में, जहां पर वो कुछ खर्चों को दिखाते हैं। यहाँ सूर्य रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि केतु के साथ भी सूर्य रहेंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर लगभग जो शुक्र की जो स्थिति बन रही है, हालांकि 2 दिन तक ही यहाँ सूर्य शुक्र के साथ युति करेंगे, लेकिन 2 दिन तक आपको थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर यहाँ दिक्कतें रह सकती हैं। पर सूर्य का 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा इमेजिनेशन या ज़्यादा अपने आप को अकेला पाना, ऐसी स्थितियों की तरफ अग्रसर करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो यहाँ हम राहु और केतु के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहे, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले आपके लिए कौन कौन से ऐसे दिन आने वाले हैं जहाँ पर आप बहुत ही बेटर तरीके से काम कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे पहले अच्छे दिनों को, अच्छे दिनों में 1 से 3 तारीख तक, 6 से 8 तारीख तक, फिर 11 से 15 और 26 से 29 तारीख तक, ये इस मंथ में बहुत ही अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए। तो आप इन अच्छे दिनों में अपने लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकते हो। आपका कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको करने में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, दिक्कत आ रही है, आप उन कामों को इन दिनों के लिए प्लान अवश्य करिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन जो कि आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो खराब दिनों की जहां तक हम बात करें तो खराब दिनों में सबसे पहले देखेंगे चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा 18 और 19 को। ये समय आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, किसी के साथ भी विवाद ना करें और अपनी डेली रूटीन को सही रखें। इसके साथ साथ किसी के भी साथ अगर आप धन का लेन देन करते हैं तो विशेष सावधानी बरतेंगे। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा 22 और 23 को, ये समय आपके लिए उतना ज़्यादा हालांकि डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मानसिक रूप से परेशानी रहेगी, आप डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में रहेंगे। इसके अलावा 22 और 23 को आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप अगर कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी साधना या धार्मिक काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा मन के दृष्टिकोण से या मानसिक रूप से। चंद्रमा का गोचर से जब आपके 12वें भाव में होगा 4 और 5 तारीख को, ये समय आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। इस समय आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, आपको जो बोलना है या जो कहना है किसी को, उसको आप सही प्रकार से नहीं बोल सकेंगे और आपको इस समय कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है 4 और 5 तारीख को। तो ये कुछ अच्छे और ख़राब दिन थे आप लोगों के लिए। फिलहाल हम पूरी चर्चा यहाँ कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।